नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। देश दुनिया में बहुत सारी खबरें चल रही हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण खबर है उसमें ये है कि जो इज़राइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से हमले प्रति हमले चल रहे हैं और दोनों के अपने दावे हैं और इन दावों के बीच में पहले ज़रा बात कर लूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो आपको पता है साइप्रस गए हुए थे और साइप्रस में उनको जो है वहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। कई देशों ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान दिया अपने देश का, साइप्रस ने भी दिया है और उस सम्मान का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय। इससे सम्मानित किया गया है और इस समय ऐसे मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस सम्मान को भारत साइप्रस की मित्रता को समर्पित किया जाता है और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि ये युग युद्ध का युग नहीं है। तो युद्ध करने से वो उसके विपरीत बयान दे रहे हैं कि युद्ध नहीं हो और उन्होंने साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ जो वार्ता के बाद कहा, यह युद्ध का युग नहीं है और दोनों ने जो एक बयान जारी किया, साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संयुक्त बयान आया उसमें ये कहा कि पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे संघर्षों पर चिंता जताई और उन दोनों का मानना है कि यह युद्ध का युग नहीं है। बातचीत के जरिए समाधान और स्थिरता बहाल करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी यात्रा भारत साइप्रस संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का एक स्वर्णिम अवसर अवसर है। नरेंद्र मोदी जी भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बताए जाते हैं जो साइप्रस गए। इसके पहले मोदी जी से पहले वाजपेयी जी गए थे और वाजपेयी जी से पहले श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी। और साइप्रस हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए कहा जाता है कि ये जो तुर्की और साइप्रस के बीच जो है 1974 के समय से झगड़ा चल रहा है। तुर्की ने उसके एक हिस्से पे नॉर्थ साइप्रस के कब्जा कर लिया है, अलग देश उसको घोषित कर दिया, हालांकि दुनिया ने मान्यता नहीं दी है। और हाल के दिनों में जो पिछला आप याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, ऐसे में जरूरी लग रहा था नरेंद्र मोदी जी की वो साइप्रस जाए और साइप्रस गए और साइप्रस जाकर के उन्होंने जो बयान दिया है कि ये युद्ध का युग नहीं है और ये नया अध्याय लिखने का एक स्वर्णिम अवसर है। बिल्कुल स्वर्णिम अवसर है, ये मैं भी मानता हूँ। अभी जो युद्ध चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच, क्या हुआ इस पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो ये है कि हमारा पुराना साथी है ईरान, आज़ादी के समय से हमारा दोस्त है। उसके पहले भी रहा, लेकिन आज़ादी से ही बात करें तो आज़ादी के समय से हमारा बहुत ही अनन्य मित्र रहा है ईरान। और ईरान ने हर समय भारत की मदद की, वो चाहे आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया तब मदद की, 71 के वार के समय मदद की, तमाम समय पे मदद की। और खुद जब ईरान ईरान ने हमेशा हालांकि इजराइल के खिलाफ बात की और फिलिस्तीन को लेकर के बात की, और फिलिस्तीन को लेकर के भारत का भी हमेशा नजरिया रहा कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं और इजराइल उस पर जो कब्जा कर रखा है वो जमीन छोड़े। वाजपेयी जी ने भी बयान दिया था जब वो विदेश मंत्री थे 1977 के बाद मोरारजी देसाई की सरकार में, तब भी उनका बयान वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन की धरती जो है, फिलिस्तीन की धरती इजराइल को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन समय के साथ इतिहास बदलता है, समय के साथ चीजें बदलती है। नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे, इजराइल के साथ उनका संबंध जो है गाढ़ा हुआ है। हालांकि भारत की बेसिक नीति वही है, भारत की जो विदेश नीति है उसमें ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाला भाव है। लेकिन मोदी जी का भी जो अप्रोच है उसमें उनका झुकाव जो है इजराइल की तरफ ज्यादा है और इसकी वजह दो मानी जाती है। एक वजह तो ये है कि इजराइल में अडानी जी का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। दूसरी तरफ जो है, जो भारत की जो अंदरूनी राजनीति है, हिंदू मुसलमान वाली राजनीति,
उसमें भी मोदी जी को मजबूर होना पड़ता है कि वो ईरान के साथ कम और इजराइल के साथ ज़्यादा दिखे, क्योंकि इजराइल अमेरिका जो है वो मुसलमानों के खिलाफ उनके भीतर, खास करके इजराइल की बात करें तो मुसलमानों को लेकर के उसके भीतर जो है ये गुस्सा है या आक्रोश है। भारत में भी मुसलमानों के खिलाफ, खास कर आरएसएस की बात करते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ हमेशा उनकी विरोधी नीति रही, मुसलमानों के खिलाफ बात करते रहे। ये 11 साल से नरेंद्र मोदी जी शासन है, उसके पहले गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, मुसलमानों के खिलाफ लगातार बोलते रहे। तो उनके जो वोटर हैं उनको बड़ा सूट करता है इजराइल का पक्ष लेना। लेकिन अगर भारत की नीति के तौर पे बात करें और जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये युग युद्ध का नहीं है, तो भारत के लिए था कि भारत अपनी जो पुरानी नीति है नरेंद्र मोदी जी से पहले की नीति, कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ हैं, हम किसी शक्ति के साथ नहीं, हम सबके साथ हैं, क्योंकि सबके साथ चलना जरूरी होता है। लेकिन अगर कहीं युद्ध की बात होती है तो हम बीच बचाव करने वाली भूमिका में होंगे। और नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ा अच्छा अवसर था, या है भी, कर सकते हैं, अभी चूका नहीं है अवसर वो, कि एक तरफ ईरान भी हमारा दोस्त है, इजराइल भी आप दोस्त मानते हैं इजराइल को भी, तो दोनों के बीच बैठ करके बात करा सकते थे। जब दो दोस्त आपस में लड़ रहे हो तो तीसरे दोस्त की, जो दोनों का कॉमन फ्रेंड है, उसकी भूमिका बढ़ जाती है। और नरेंद्र मोदी जी को ये अवसर नहीं चूकना चाहिए। लेकिन शायद पिछले कुछ समय से नरेंद्र मोदी जी का समय खराब चल रहा है। एक बड़ा अच्छा देखिए अवसर आया था पाकिस्तान पर हमला करने का, ऑपरेशन सिंदूर के बहाने, और वो मौका था कि वो जो सही मायने में पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाते और पाकिस्तान को सजदे में ला देते, पाकिस्तान को चरणों में झुका देते और कहते कि तुमने जो इतने साल, 75 साल जो तुमने भारत पर अत्याचार किया है, अपने आतंकवादी भेजे हैं, उन सबकी सजा ये है कि जो हमारा पूरा कश्मीर है वो हमारा कब्जा होगा उस पर, और तुम आगे कभी ऐसी हरकत नहीं करोगे कि जिसकी वजह से भारत को तकलीफ। ये बढ़िया मौका था, और खुद प्रधानमंत्री खुद बोल रहे थे पाकिस्तान को ये कर देंगे, पाकिस्तान को वो कर देंगे। उनके भक्त तो बोलते ही रहते हैं, क्या कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, दूध मांगोगे खीर देंगे, ये सब नारा लगाते ही रहते। तो बड़ा अच्छा अवसर था पाकिस्तान को सबक सिखाने का और दुनिया में भारत का डंका बजाने का, वो अवसर मोदी जी ने खो दिया। क्यों खोया, इस पर बहुत बात हम नहीं करेंगे, हो चुकी है, बहुत बातें हो चुकी है। अभी कनाडा गए हुए हैं प्रधानमंत्री, वहाँ ट्रंप जी से मुलाकात होगी, देखिए क्या बोलते हैं। ट्रंप जी को, ट्रंप तो बार बार कह रहे हैं कि हमने चीज फायर कराया, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने मिट्टी में मिला दिया, और डर करके सीज फायर किया, गुहार लगाई पाकिस्तान ने कि सीज फायर करो। तो ये एक अच्छा अवसर था जो खोया, और दूसरा अच्छा अवसर ये है कि जब दो दोस्त, हमारे दोनों दोस्त हैं, हम ईरान को भी नहीं छोड़ सकते और मोदी जी चाहें तो इजराइल को भी नहीं छोड़ सकते। हालांकि इजराइल की तमाम हमारे राष्ट्राध्यक्षों ने आलोचना की, क्योंकि हिंसा की नीति या आक्रमण की नीति भारत की नीति नहीं रही। खैर, इस बीच जो है, हम अगर इजराइल और ईरान के युद्ध पर बात करें तो ईरान ने अब फाइनली जो है विदेशी नागरिकों को बोल दिया है कि भाई आप लोग जो विदेशी नागरिक हैं वो देश छोड़ करके जा सकते हैं, क्योंकि ईरान को अब समझ में आ गया कि ये युद्ध लंबा चलेगा, और विदेशी नागरिकों को, चूंकि विदेशी नागरिक जो वहां करके पढ़ रहे हैं या रह रहे हैं वो जाहिर है उनके मित्र राष्ट्र हैं। भारत के भी 10,000 भारतीय, 10,000 नागरिक वहां हैं जो इसराइल में है, या क्षमा करेंगे, जो ईरान में है, और वो चाहते हैं कि अब जाएं। और जब सड़क वाला, चूंकि एयरबेस तो सारा बंद है, कोई एयरपोर्ट चल नहीं रहा है, क्योंकि हवाई युद्ध चल रहे हैं, उधर से जेट का हमला हो रहा है इजराइल की तरफ से, इधर मिसाइल चल रहा है, तो जाहिर है एयरबेस डिस्टर्ब है। तो कहा है उसने कि आप जो है निकल सकते हैं सड़क के रास्ते। इस बीच ये भी खबर आई कि ईरान ने जो है सोमवार सुबह इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, और ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान में इजरायली हमलों से अब तक 224 नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि 1,000 से ज्यादा घायल हैं। और अमेरिका में जो स्थित है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप, उसके अनुसार कुल 406 नागरिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। इस बीच जो है ये भी कहा इजराइल के जो एयरफोर्स आईएएफ है, उसने कहा कि, उसने ट्विटर पे लिखा, और ट्विटर पर लिख करके बतलाया उसने कि तेहरान में उसके हमले से 4 ईरानी खुफिया अफसरों की मौत हो गई,
और इसमें चीफ मोहम्मद काजमी, जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के इंटेलिजेंस खुफिया ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं मोहम्मद काजमी, और उनके डिप्टी हसन मुहकिक, उनका भी निधन हो गया, उनकी भी हत्या हो गई। इस बीच ईरान ने भी दावा किया है कि हमने जो इजराइल के कई ड्रोन हैं और क्वाडकॉप्टर हैं उसको मार गिराया है। और जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पज़शकियान, उन्होंने स्टेट टेलीविजन पर अपने देश के लोगों को संबोधित किया है और उन्होंने कहा कि लोगों का हौसला बुलंद रखने के लिए उन्होंने कहा कि हर शहीद के बाद सैकड़ों लोग आएंगे जो देश का झंडा बुलंद रखेंगे। पज़शकियान ने कहा कि हमारे देश के सभी लोगों को इजरायल के हमले को रोकने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा होना चाहिए। युद्ध की घड़ी में कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है, जो किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, वो जो है अगर घुटने टेक देगा, हौसला खो देगा, तो जाहिर है उसके नागरिक परेशान हो जाएंगे और वहाँ एक अजीब सी स्थिति क्रिएट हो जाएगी। तो हौसला बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इजराइल जो है, चूंकि अमेरिका उसके पीछे खड़ा है और अमेरिका ने तो चेतावनी दी है कि अगर हमारी तरफ तुमने हमला किया या कुछ गड़बड़ की तो हम वो बदला लेंगे कि याद रखोगे। इजराइल ने भी यही कहा है कि हम ऐसा 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 बदला लेंगे कि आप जो है अकल्पनीय हो। इस बीच कल एक खबर आई थी कि पाकिस्तान ने कहा था कि अगर इजराइल पे परमाणु हमला होता है तो पाकिस्तान उसका बदला लेगा। लेकिन आज खबर आई कि नहीं, जो पाकिस्तान ने इसका खंडन किया है और कहा है कि जो ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य जनरल मोहसन रजाई ने रविवार को दावा किया था, वो गलत है। ऐसा कुछ पाकिस्तान नहीं नहीं कहा था। इस बीच जो है वो इजराइल के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है एनएसए के तजाजी हनेगवी, उन्होंने कहा कि ईरान के पास अभी भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइल है और इससे पहले जो हमारे एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे थे कि 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें ही थी, लेकिन हमारा अनुमान गलत था। ईरान के पास अनुमान से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल है। हनेगवी ने कहा कि ये लड़ाई इतनी बड़ी नहीं है कि इससे ईरान का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसके भी मायने हैं। एक तरफ तो कहा था कि तेहरान जल रहा, हालांकि वो विदेश मंत्री ने फिर खंडन किया कि हमने ऐसा नहीं कहा था, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो है कि ईरान को तब तक हम जो है छोड़ेंगे नहीं जब तक अपना परमाणु, उसका जो अभियान है परमाणु बम बनाने का, वो खत्म नहीं कर। लेकिन अब आ रहा है कि इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ रही है कि ईरान का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मतलब ईरान का खतरा बना हुआ है, इजराइल को ऐसा महसूस हो रहा है। और जो वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने कहा है कि हमने जो कहा था, ऐसा नहीं कहा था कि तेहरान को जला देंगे, बल्कि हमने ये कहा था कि तेहरान जो है वो, देखिए रक्षा मंत्री का नाम है काट्स, इजराइल काट्स। उन्होंने जो बयान दिया था उस पर उन्होंने उस समय कहा था कि तेहरान को जला देंगे, लेकिन बाद में एक्स पर ही उन्होंने बयान दिया कि आजकल एक्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, सब वहीं बयान देते हैं और अच्छा भी है उनके सीधा सीधा बयान। ट्विटर हैंडल से, उनका अपने हैंडल से तो आजकल ढेर सारी खबरें, मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ। कौन सी खबर गलत है, कौन सी खबर सही है, कहना मुश्किल है। अब देखिए कल खबर चल रही थी कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम परमाणु बम से हमला कर देंगे अगर इजराइल ने किया। हालांकि मुझे लगा था कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं और पाकिस्तान ऐसा कह भी नहीं सकता है, इजराइल का उल्टा हो जाएगा, अमेरिका चिढ़ जाएगा उससे। लेकिन अब जो है, आज जो है कार्टजी ने एक्स पर ही बयान दिया कि इजराइल का तेहरान में लोगों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। और खामनेई को लेकर के भी बात चल रही है, जो वहाँ के सबसे बड़े नेता बताए जाते हैं, अयतुल्लाह
अली खामनेई। कहा जा रहा है कि इजराइल ने पहले ही दिन ही प्लान कर लिया था, तो सबसे पहले खामनेई को ही मारा जाए, लेकिन ट्रंप ने उनकी जान की हिफाजत की, इजराइल को कहा कि नहीं ऐसा मत करो, चूंकि जो परमाणु अप्रसार संधि है उस पर साइन करवाना है। तो इससे भी समझ में आता है कि अमेरिका जो है संधि करवाने के लिए साम दाम दंड भेद सारी नीतियों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ईरान भी जो है वो दबने को तैयार नहीं, और ईरान ने कह दिया है कि युद्ध और शांति वार्ता, या कहिए कि परमाणु संधि पर बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। इस बीच जो है ईरान ने जो है अपने देश में मोसाद, जो वहाँ की एजेंसी है इजराइल की खुफिया एजेंसी, उसके लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को फांसी दे दी। और ईरान की न्यूज एजेंसी ने बताया कि मृतक की पहचान इस्माइल फेकरी के रूप में की गई है। ईरान ने इस सप्ताह जासूसी के आरोप में 9 लोगों को पकड़ा है। तो युद्ध होता है तो जासूसी भी चलती रहती है। भारत को याद कीजिए, भारत में भी 8-9 जासूस पकड़े गए, कोई यूट्यूबर थे, कोई कुछ थे, कोई कुछ थे। वो पैसे का लालच, कहीं कुछ और पता नहीं क्या क्या होता है, मैं तो जानता नहीं, बता से नहीं सकता, लेकिन कोई दबाव तो होता होगा, या तो पैसे का लालच होता होगा या कोई और दबाव होता होगा। लेकिन जो भी है, जासूसी करने वाले लोग जो है वो समाज के लिए सही नहीं। कम से कम अपने देश के खिलाफ अगर किसी को आप दे रहे हो, जासूस तो ऐसे खुफिया एजेंसियां हैं दुनिया में, हर देश एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करता है, वो जानना भी चाहिए, क्योंकि पता चले कि हमारे देश के खिलाफ क्या साजिश, कौन सा देश रच रहा है। लेकिन अपने देश की चीजें ही दूसरे देश के लोगों को दे देंगे, तो ये तो देशद्रोह हुआ, भयानक देशद्रोह, समाजद्रोह, मातृद्रोह, सारे द्रोह है। तो ये ईरान ने जो, ईरान उस मामले में नरमी नहीं बरतता है। और ये भी है कि इजराइल में कल रात ईरानी मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास बंद रहेंगे। ये भी संकेत है कि अमेरिका और इजराइल को पता है कि ईरान भी अचूक निशाना लगा देता है। अगर सारे जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम इजराइल का बहुत मजबूत है, बावजूद इसके भेद देता है। और जाहिर है इसमें दूसरे देश साथ दे रहे हैं कहीं ना कहीं, ऐसा माना जा रहा है। और दूसरे देश कौन कौन हो सकते हैं, ये सब भी आपको पता है। अब इसमें सभी अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए कहा गया है। और इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हुकाबी ने कहा कि रविवार के हमले में ईरानी मिसाइल के टुकड़े तेल अवीव में वाणिज्य दूतावास से टकराए। मतलब इजरायल की राजधानी तेल अवीव में जो उनका वाणिज्य दूतावास है अमेरिका का, वहां भी उसकी छींटे आए। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन दूतावास ने कहा है कि वह फिलहाल अमेरिकियों को देश छोड़ने में मदद नहीं कर पा रहा। लेकिन ईरान ने कह दिया है कि जिनको जाना है हमारा देश छोड़ करके जाएं। और भारत के 10,000 से ज़्यादा लोग हैं वहाँ, कई छात्र हैं। इसके पहले वो वैसे भी निवेदन कर चुके हैं भारत सरकार से कि भाई उन लोगों को बुला लीजिए। और देखिए भारत सरकार क्या करती है, अभी इस पर कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सबकी निगाह टिकी हुई है युद्ध पे, तो टिकी हुई है। कनाडा में क्या होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जब ट्रंप और मोदी जी की मुलाकात होगी तो कैसी मुलाकात होगी, ये सबका इंतजार है। हमें भी इंतजार है, हम आपके पास वो लेके आएंगे खबर। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल।